नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मॉक टेस्ट 5 लेकर आया हूं आज। इससे पहले मैं 4 मॉक टेस्ट आपको करवा चुका हूं। ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन आपको आज की इस क्लास में मिलने वाला है। तो इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अब बहुत ज्यादा समय यूपी लोअर पीसीएस के एग्जाम में नहीं बचा है। आपकी लोअर की शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जारी हो गई है और तकरीबन 1 लाख लोगों को यानी कि 40 गुना बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुलाया गया है। और इन 1 लाख लोगों में ही 2500 लोग चुने जाएंगे जो अंतिम सूची में जिनका नाम होगा। तो उन 2500 में आपको आना है। तो कंपटीशन आपका काफी तगड़ा है और ये जितने भी आपके जितने बच्चे मिलने वाले हैं, इसमें से आधे से अधिक बहुत ब्रिलियंट हैं पढ़ने में, जिनके साथ आपका कंपटीशन है। तो अब आपको दिन रात एक करनी है और अच्छा सा रिवीजन करना है, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप हमें मैसेज करिए और हम आपको बहुत अच्छे नोट्स उपलब्ध कराएंगे लोअर पीसीएस के लिए। साथ में वन लाइनर्स होंगे जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, ताकि आपकी तैयारी आसान हो सके। और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज तो आपको मिलते हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो हमारे साथ जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपने एग्जाम का नाम लिख दीजिए और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस मॉक टेस्ट 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेक्शन से। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का प्रमुख होता था और राजकीय भूमि सीता से राजस्व वसूलता था। दूसरा बिंदु है कि गुप्त काल में उद्रंग एक प्रकार का भू राजस्व कर था जो स्थायी कृषकों से लिया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछा गया है। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी। 1 और 2 दोनों सही है। मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अधीक्षक होता था, जिसकी जिम्मेदारी कृषि कार्य करवाना और लगान वसूलना था। गुप्त काल में भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, जिसे उद्रंग कहा जाता था। यह एक प्रकार का स्थायी कर था जो उन किसानों से लिया जाता था जो स्थायी रूप से खेती करते थे। अतः दोनों कथन आपके पूर्णतः सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुफ्त खराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बकाया भू राजस्व की वसूली करना था। दूसरा बिंदु है कि मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, परंतु वह सेना का मुख्य सेनापति नहीं था। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज राजस्व बकाया वसूली विभाग की स्थापना की थी, ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य मनसबदारों की नियुक्ति, वेतन और सेना का प्रबंधन करना था। हालांकि मीर बख्शी सेना का प्रमुख सेनापति नहीं था, सर्वोच्च सेनापति स्वयं सम्राट होता था, इसलिए दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना और सीआर फार्मूला यानी कि राजगोपालाचारी योजना। तो इन चारों को उनके कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 2, यानी कि पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर आपका सीआर फार्मूला और फिर आपकी बेबल योजना। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। सीआर फार्मूला राजगोपालाचारी योजना 1944 में सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गतिरोध दूर करने के लिए यह योजना प्रस्तुत की थी। बेबल योजना जून 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय लॉर्ड बेबल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सही कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर सीआर फार्मूला और अंत में आती है बेबल योजना। तो जून 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान
वायसराय लॉर्ड बेवल द्वारा ये योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम के तहत प्रांतों को अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार दिया गया। साथ ही इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत का प्रावधान किया था। यह भारतीय संविधान की सबसे बड़े स्रोत भी माना जाता है क्योंकि संविधान के कई प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस दर्शन का मानना है कि वेद शाश्वत, अमोघ और अपौरुषेय यानी कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है तथा वह मुख्य रूप से वेदों के कर्मकांडीय भाग यानी कर्म पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, मीमांसा दर्शन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना महर्षि जैमिनी ने की थी। ये वेदों की को शाश्वत और अपौरुषेय मानते थे। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य वेदों के कर्मकांडीय भाग को समझना और वैदिक यज्ञों व अनुष्ठानों को उचित ठहराना है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा, योग पतंजलि द्वारा और वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा स्थापित किया गया था, जो उपनिषदों के ज्ञान भाग पर केंद्रित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से संबंधित है। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं क्योंकि वे राज्य को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं। दूसरा बिंदु है कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कथन 1 सही है कि मूल अधिकार भाग 3 मुख्य रूप से राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 15, 21, इसलिए इन्हें नकारात्मक माना जाता है। डीपीएसपी भाग 4 राज्य को कल्याणकारी कार्य करने का निर्देश देते हैं, इसलिए यह सकारात्मक है। कथन 2 सही है कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के पहियों पर टिका है और इनमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। क्यों? क्योंकि जो पंचायत और नगर पालिकाएं हैं उनके चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत का निर्वाचन आयोग केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराता है। अनुच्छेद 243 के और 243Z(A) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार, 137 न्यायिक पुनरावलोकन और 129 अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति या पारित अधिनियम की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत की संसद। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, ऋण और ऋण अदायगी से प्राप्त धन रखा जाता है। संविधान के अनुसार संचित निधि से कोई भी धन संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के बिना नहीं निकाला जा सकता। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के तहत राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, जिससे आकस्मिक खर्चों के लिए धन निकाला जा सकता है, लेकिन संचित निधि पर पूर्ण नियंत्रण संसद का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के
सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ने 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रावधान करती है। दल बदल के मामले में किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा में स्पीकर द्वारा लिया जाता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। के हो तो होलहन केस 1992 में यह तय हुआ था। 8वीं अनुसूची भाषाओं से, 9वीं भूमि सुधार से और 11वीं पंचायतों से संबंधित है। अब बात करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्नों की। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो परिघटना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर का जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून कमजोर होने की संभावना रहती है। इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के सकारात्मक चरण में पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जो भारतीय मानसून के लिए अनुकूल होता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन वो सी है। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। अल नीनो पेरू तट के पास प्रशांत महासागर के जल के गर्म होने की घटना है। इसके कारण व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में कम वर्षा, सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। सकारात्मक आईओडी के दौरान अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर का जल गर्म होता है, जिससे भारत में मानसून की हवाओं को मजबूती मिलती है और अच्छी वर्षा होती है। यह एक जटिल जलवायु परिघटना है, जिसका अध्ययन भूगोल में 12वीं की एनसीईआरटी स्तर पर विस्तार से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अगुलहास जलधारा। अगुलहास जलधारा हिंद महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट दक्षिणी अफ्रीका के साथ दक्षिण की ओर बहती है। हम्बोल्ट पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ओएसयू क्यूराइल जलधारा भी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। लाल मृदा का लाल रंग उसमें उपस्थित मैग्नीशियम के उच्च अनुपात के कारण होता है। तो मैग्नीशियम का लाल रंग से कोई लेने देना नहीं है, लौह ऑक्साइड की वजह से ये लाल रंग होता है। जलोढ़ मृदा भारत के सबसे बड़े क्षेत्र लगभग 40% को कवर करती है और इसमें पोटास की प्रचुरता होती है। काली मृदा बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से बनती है और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, जिसमें लिंचिंग की प्रक्रिया अधिक होती है। लीचिंग। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ और विस्तृत है। काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट में लीचिंग यानी कि निछालन के कारण बनती है और ये काजू जैसी फसलों व ईंट बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, नर्मदा नदी सुल्तान मुल्ताई मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, क्योंकि ये अमरकंटक पठार से निकलती है। मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से तापी नदी का उद्गम स्थल होता है। गोदावरी दक्षिण गंगा जिसको कहते हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से और कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में खनिज संसाधनों और उनके उत्पादक राज्यों का सही मिलान करना है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो आपका जो बॉक्साइट है ये ओडिशा में पाया जाता है, अभ्रक आंध्र प्रदेश में, लौह अयस्क आपका मध्य प्रदेश में। कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है, वैसे राजस्थान का खेतड़ी भी है। और नहीं, तांबा, लौह अयस्क तो उड़ीसा में है और तांबा जो है ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश विशेषकर नेल्लोर का भारत में प्रथम स्थान है।
लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा है। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश मलंजखंड खदान अग्रणी है, जिसके बाद राजस्थान खेतड़ी का स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने से वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला कथन है कि रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए। केवल पहला कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। कथन एक सही है क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR वह नगद राशि है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि CRR बढ़ता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे बाजार में तरलता कम होती है और महंगाई पर लगाम लगती है। कथन दो गलत है क्योंकि रेपो दर जो है, रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए धन उधार देता है, लंबी अवधि के लिए नहीं। लंबी अवधि के लिए ऋण बैंक दर यानी कि बैंक रेट पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है, न कि उत्पत्ति आधारित कर। दूसरा है कि शराब और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल डीजल वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही है आपसे पूछा गया है। तो जीएसटी के परिषद प्रधानमंत्री तो नहीं होते हैं, अध्यक्ष होते हैं इनके वित्त मंत्री। तो 1 और 2 आपका कथन सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग किया जाता है। मानव उपभोग के लिए शराब संविधान के अनुसार जीएसटी से बाहर है और पेट्रोलियम उत्पादों पेट्रोल डीजल एटीएफ आदि पर अभी जीएसटी लागू नहीं किया गया है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, बिल्कुल सही है। ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। नीति आयोग को मंत्रालयों और राज्य सरकार को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये गलत है। ये काम योजना आयोग के पास था, नीति आयोग के पास नहीं है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही है। धन आवंटन का कार्य जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नीति आयोग मुख्य रूप से सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करने वाले एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कृषि, वानिकी, खनन और पशुपालन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े हैं, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में शामिल हैं। विनिर्माण और उद्योग द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था जारी करती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी का आकलन करती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक गरीबी सूचकांक नेशनल MPI नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक MPI की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 3 मुख्य आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिनके आधार पर गरीबी की गहनता मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 की नवीनतम वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान 163 देशों में कौन सा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में भारत का स्थान 163 देशों में कौन सा रहा है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 127वां। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में
भारत को 163 देशों में 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की सीमा और सैन्यीकरण के स्तर के आधार पर देशों को रैंक करता है। इस सूचकांक में आमतौर पर आइसलैंड दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में शीर्ष पर रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी जून 2026 के मध्य हुई प्रमुख नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। केन विलियमसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हैं, ये सही है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारत थल सेना के नए प्रमुख हैं, ये भी सही है। संजय लोहिया भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित हुए हैं, ये भी सही है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है अभी हाल ही में। आईसीसी के अध्यक्ष जय साहा हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हालिया गतिविधियों के संदर्भ में भारत ने किस देश के संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव और टू स्टेट सॉल्यूशन का दृढ़ता से समर्थन किया है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, फिलिस्तीन। मई जून 2026 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। भारत ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल के साथ शांति से रहने वाले एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का अपना पारंपरिक समर्थन दोहराया है। यह भारत की कूटनीतिक नीति में एक महत्वपूर्ण समसामयिक कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के किन क्षेत्रों से अपसपा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को बड़े पैमाने पर वापस लेने या कम करने की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र में शांति की बहाली का संकेत देता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। 2026 के शुरुआती महीनों में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों में अपसपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दिया है और इसका दायरा कम कर दिया है। अपसपा सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदान करता है। त्रिपुरा और मेघालय से इसे पहले ही पूरी तरीके से हटाया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 2026 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन और सुधार के लिए कौन सा नया कार्यक्रम या पहल लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, परीक्षा कर्मयोगी। 2026 के समसामयिक घटनाक्रम के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए परीक्षा कर्मयोगी कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा आयोजित करने वाले कर्मचारियों और इन्विजिलेटर्स का क्षमता निर्माण करना है। यह पहल मिशन कर्मयोगी की तर्ज पर शुरू की गई है, जो सिविल सेवकों के लिए है। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, और क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति STIP 2020 के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस नीति का उद्देश्य भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 3 वैश्विक महाशक्तियों में स्थापित करना है। दूसरा है, इसमें शोध और विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया है। तो सही उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। STIP 2020 यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का मुख्य दृष्टिकोण एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना यानी कि इकोसिस्टम बनाना, भारत को वैश्विक साइंस एंड टेक महाशक्तियों शीर्ष 3 में शामिल करना है। इस नीति में लैंगिक समानता और विविधता पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं और हाशिए के समुदायों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह नीति दैनिक जीवन और राष्ट्रीय विकास में विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित है। देखिए, बाकी सब चीजें ठीक हैं, लैंगिक समानता, भागीदारी, जन भागीदारी, सबको एक साथ मिले, लेकिन ये आपके टैलेंट आधारित क्षेत्र हैं। साइंस एंड टेक, जो दिमाग से तेज है वही यहाँ पर होना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें बहुत पीछे चली जाएंगी और आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले से ही भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत के जितने भी बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं वो विदेशों में जाके जॉब करते हैं। अमेरिका उनको उठा ले जाता है नासा में।
माइक्रोसॉफ्ट उठा ले जाता है, गूगल उठा ले जाता है। अब कुछ गिने चुने बचे हैं, उनको भी अगर आप जेंडर इक्वलिटी और समुदाय की भागीदारी के नाम पर दूर कर देंगे तो फिर आपके आगे समस्या आने वाली है। अगला प्रश्न है आपका कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित वैज्ञानिकों और उनके योगदान का सही मिलान कीजिए। सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, जेसी बोस, होमी जे भाभा। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, जो कि केवल ए ऑप्शन में है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, इसलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। सत्येंद्र नाथ बोस, एसएन बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर क्वांटम सांख्यिकी विकसित की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और उन्हीं के नाम पर बोसान कण का नाम रखा गया था। जेसी बोस ने पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया। होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण परम श्रृंखला है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है सीडैक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर से। परम भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है। जब 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तब भारत ने प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की दिशा में कदम उठाया। पुणे स्थित सीडैक ने 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया था, जो विजय पी भटकर के नेतृत्व में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग नागरिक सुविधाओं के साथ साथ सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस और नाविक। द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी में वे तकनीकी हैं जिनका शांतिपूर्ण नागरिक और सैन्य उद्देश्यों दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या भारत का स्वदेशी नाविक इसका उत्तम उदाहरण है। आम लोग इसका उपयोग नेविगेशन जैसे गूगल मैप्स के लिए करते हैं, जबकि सेना इसका उपयोग मिसाइलों को सटीक लक्ष्य तक पहुंचाने, सैनिकों की ट्रैकिंग और सीमा सुरक्षा के लिए करती है। अन्य उदाहरणों में ड्रोन, परमाणु ऊर्जा और क्रायोजेनिक इंजन शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार सबसे पहले से नवीनतम व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले हुआ उसको पहले रखना है और जो सबसे बाद में हुआ है वो सब उसको बाद में रखना है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। तो सबसे पहले किसका गठन किया गया? इनकोस्पार का गठन किया गया। तो 4 आपका पहले आ जाएगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना होती है, तो 4 के बाद 2 आ जाएगा। तो 4 के बाद 2 केवल ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकोस्पार भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का स्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ले लिया। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित 5 प्रमुख मिसाइलों में निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका सी, ब्रह्मोस। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP की शुरुआत 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गईं, जिन्हें पटना नाम से याद रखा जा सकता है। पटना में P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, टैंक रोधी और A से आकाश। ब्रह्मोस इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ये भारत, DRDO और रूस के NPOM का एक अलग संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में काकरापार, कुडनकुलम और तारापुर मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। काकरापार गुजरात में स्थित है, कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है, जो रूस के सहयोग से बनाया गया है और भारत का सबसे बड़ा
परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ग्राफीन कार्बन का द्विआयामी 2D अपरूप है जो स्टील से भी अधिक मजबूत और तांबे से बेहतर सुचालक है। कथन बी सत्य है। ग्राफीन कार्बन का एक 2D एक परमाणु मोटा अपरूप है। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत स्टील से लगभग 200 गुना और बिजली का बेहतरीन सुचालक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स ग्राफीन की ही बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा, ड्रग डिलीवरी, मजबूत सामग्री बनाने और बैटरी तकनीकी में किया जाता है, न कि केवल हथियारों में। अगला प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र व्यावसायिक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल बीटी कपास है। इसमें बीटी का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर बीटी का तात्पर्य है बैसिलस थुरिंजिएसिस। बीटी कपास में बीटी का अर्थ बैसिलस थुरिंजिएसिस है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मृदा जीवाणु है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग करके इस जीवाणु का क्राय जीन कपास के पौधे में डाला जाता है। ये जीन पौधों को बाल वर्म जैसे हानिकारक कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, जिससे कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में किसी उत्पाद, कृषि, प्राकृतिक या निर्मित की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़े विशेष गुणों को दर्शाने के लिए कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर जो प्रदान किया जाता है वो भौगोलिक संकेतक होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग। भौगोलिक संकेतक GI टैग वह IPR है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, जिनमें उस मूल स्थान के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है, जैसे दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ी, कांचीपुरम सिल्क। पेटेंट नए आविष्कारों के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट कलात्मक, साहित्यिक या संगीत कार्यों जैसे किताबें, सॉफ्टवेयर के लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी के लोगो या ब्रांड नाम की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 4 मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। ये आपके भारत में 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो इसमें एक तो हिमालय आता है, पूरा हिमालय क्षेत्र जो भारतीय है, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, फिर पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और फिर आपका सुडालैंड आता है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा शामिल है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं। हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां प्रजातियों की समृद्धता अधिक होती है और उन पर मानव गतिविधियों के कारण अत्यधिक खतरा मंडरा रहा होता है। 2022 का PYQ है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। प्रकाश रासायनिक धुंध लॉस एंजलिस स्मॉग का निर्माण वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रतिक्रिया से होता है। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप धरातलीय ओजोन, पैन और अन्य हानिकारक रसायन बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से लंदन स्मॉग औद्योगिक धुंध का कारण बनती है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के ऐतिहासिक पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न जो इसकी व्याख्या है, पेरिस समझौता 2015 में होता है। एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और इसे
1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो सही है आपका वो सी है। 1, 2 दोनों कथन आपके सही हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार हर पोषण स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता, यह हमेशा सीधा बनता है। जलीय तंत्र में उत्पादकों फाइटोप्लैंक्टन का वजन उन्हें खाने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए बायोमास का पिरामिड जलीय तंत्र में उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी होता है। गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा न्यूनीकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। बहुत आसान है, कई बार ये प्रश्न मैंने आपको कराया है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। भारत में एनडीआरएफ का नियंत्रण और दिशा निर्देश सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनडीआरएफ दुनिया की सबसे बड़ी एकल आपदा प्रतिक्रिया बल है। इसकी बटालियनों में अर्धसैनिक बलों के जवान प्रतिनियुक्त पर आते हैं और वे हर प्रकार की आपदाओं सहित सीबीआरएन सहित निपटने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जानवरों के लिए क्या प्रावधान है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। इन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है और इनके शिकार पर सख्त प्रतिबंध और सबसे कठोर दंड का प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। इन अनुसूचियों में शामिल जानवरों जैसे बाघ, शेर, हाथी, गैंडा का शिकार करना पूर्णतः निषिद्ध है और ऐसा करने पर कठोर कारावास और जुर्माना लगाया जाता है। अनुसूची 5 में उन जानवरों को रखा गया है जिन्हें वर्मिन जैसे चूहे, कौवे माना जाता है, जिनका शिकार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में ओजोन परत और ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है, जिसे अच्छी ओजोन कहा जाता है। क्षोभ मंडल में बनने वाली ओजोन एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस और वायु प्रदूषक है, जिसे खराब ओजोन कहा जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों। समताप मंडल पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर में ओजोन की एक प्राकृतिक परत होती है जो सूर्य की यूवीबी और यूवीसी किरणों को सोख लेती है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए रक्षा कवच है। जब धरातल के करीब क्षोभ मंडल में स्मॉग और प्रदूषण के कारण ओजोन गैस बनती है तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देती है। अगला प्रश्न है आपका कि किगाली समझौता जो पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर माना जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने से। किगाली संशोधन 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया एक संशोधन है। इसका मुख्य उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते। CFCs के विकल्प के रूप में लाए गए थे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। भारत में भी इसी संशोधन का समर्थन किया गया है और इसे लागू कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन के तहत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक। उत्तर प्रदेश में कई रामसर स्थल हैं, लेकिन ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव यूपी का सबसे बड़ा रामसर स्थल है क्षेत्रफल के हिसाब से, और यह राज्य का पहला रामसर स्थल
2005 में घोषित भी था। सूर सरोवर आगरा, नवाबगंज उन्नाव, सांडी हरदोई भी यूपी के महत्वपूर्ण रामसर स्थल हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल ऊपरी गंगा नदी के विस्तार से बहुत कम है। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है क्योंकि वे पानी को शुद्ध करती हैं और बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्राचार के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। इस पत्र की भाषा पूर्णतः औपचारिक और रूखी होती है तथा इसमें आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है। अर्धशासकीय पत्र की भाषा अर्ध औपचारिक होती है, इसमें थोड़ी बहुत आत्मीयता या व्यक्तिगत स्पर्श होता है। यही कारण है इसमें प्रिय, श्री, मान्यवर जैसे संबोधनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शासकीय पत्र की भाषा पूर्णतः औपचारिक, तटस्थ और आदेशात्मक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार पर वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वह एक अर्धस्वर व्यंजन है। इसका उच्चारण करते समय निचले होंठ और ऊपर के दांतों का उपयोग होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ ध्वनि कहा जाता है। पा, फा, बा, भ, म शुद्ध ओष्ठ ध्वनियां हैं। या और शा तालव्य है। या, शा। संधि और इसके प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महर्षि शब्द में गुण स्वर संधि है, महाधन ऋषि। निराशा शब्द में विसर्ग संधि है, नीहि धन आशा। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही है। आ और री मिलकर अर का उच्चारण करते हैं तो नियम लागू होता है गुण स्वर संधि का। और विसर्ग संधि तो आपको यहां पर समझ में आ ही रही है, विसर्ग रा में बदल गई तो निराशा हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है? बहुवरीय समास लंबोदर, कर्मधारय समास नीलकमल, अव्ययीभाव समास आजन्म, तत्पुरुष समास चौराहा। तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तत्पुरुष समास वाला। चौराहा एक द्विगु समास का उदाहरण है। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, गणेश यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहां पर बहुवरीय समास है। नीलकमल नीला है जो कमल में कर्मधारय समास है क्योंकि विशेषण और विशेष का संबंध है और तीसरा अर्थ भी नहीं निकल रहा है। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर में अव्ययी भाव समास है जिसका पूर्व पद अवयव है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। खेत, घोटक, घर, मोर। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, घोटक। घोटक संस्कृत का मूल शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण या तद्भव रूप घोड़ा होता है। खेत तद्भव है जिसका तत्सम क्षेत्र होता है। घर तद्भव है जिसका तत्सम गृह होता है। मोर तद्भव है जिसका तत्सम मयूर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? अर्वाचीन का प्राचीन, उपकार का अपकार, अनिवार्य का ऐच्छिक, उद्धत का कठोर। तो यहां पर कौन सा एक ऐसा विलोम युग्म है जो अशुद्ध है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उद्धत का कठोर। उद्धत का अर्थ होता है अभिमानी या उग्र और इसका सही विलोम विनीत या सौम्य होता है, कठोर नहीं। अर्वाचीन यानी कि नया या आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। उपकार का अपकार और अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म अनल अनिल का सही अर्थ भेद क्या है? हवा आग, पानी हवा, आग हवा, आग पानी। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, आग और हवा। अनल का अर्थ आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होता है। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा अंतर है, कंफ्यूज कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? मेरे को आज दिल्ली जाना है, ये तो अशुद्ध हो गया। कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुने। यहां ताजे गाय का दूध मिलता है, गाय का ताजा दूध मिलता है, ठीक है, ताजे गाय का नहीं, तो ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। कृपया और करके दोनों एक साथ प्रयोग जो हुआ है दूसरे वाक्य में वो दोषपूर्ण है। कृपया मेरी बात ध्यान से सुने या कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुने, यह शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है आपका कि आंख के अंधे नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम होना। इस लोकोक्ति का अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम होना, यानी कि हैविंग ए नेम कॉन्ट्रेरी टू वंस क्वालिटीज। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा या अर्थपूर्ण है लेकिन उसमें वे गुण बिल्कुल नहीं है तो इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश बहुत कंजूस है लेकिन उसका नाम धनपत है। इसे कहते हैं कि आंख के अंधे
नाम नयन सुख। अगला प्रश्न है आपका कि वाच्य के संदर्भ में मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, यहां पर ध्यान देना है और आपको सही उत्तर मिल जाएगा भाववाच्य। भाव की बात हो रही है, इस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, बल्कि भाव की, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। भाववाच्य के वाक्य अक्सर अकर्मक क्रिया से बनते हैं। इनमें निषेधात्मक असमर्थता का भाव होता है। मुझसे चला नहीं जाता, राम से हंसा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, तुमसे बोला नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इतिहास और आविष्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी, जो एल्गोरिथम और गणना को परिभाषित करती है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के इनपुट उपकरणों के विकास के क्रम में कंप्यूटर माउस का आविष्कार पहली बार 1960 के दशक में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था डगलस एंगलवर्ट के द्वारा। डगलस एंगलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1963 में पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। पहला माउस लकड़ी का बना था और इसमें 2 पहिए लगे थे जो सतह पर गति को ट्रैक करते हैं। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने आधुनिक क्वेर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट पर फाइलों और डेटा को स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने और ईमेल सर्वरों के बीच संचार के लिए SMTP का उपयोग होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। FTP का उपयोग नेटवर्क पर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा संचार में TCP और UDP के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यहां पर मुख्य अंतर है बी ऑप्शन। TCP डेटा पैकेट के सुरक्षित डिलीवरी को गारंटी देता है, जबकि UDP में डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती है। TCP एक कनेक्शन उन्मुख यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यह सुनिश्चित करता है कि भेजे गए सभी डेटा पैकेट सही क्रम में और बिना किसी त्रुटि के प्राप्तकर्ता तक पहुंचे, जबकि UDP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। यह बहुत तेज है लेकिन डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है। इसलिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वॉइस कॉल में गति के कारण UDP का उपयोग होता है, जबकि वेब ब्राउजिंग और ईमेल में TCP का उपयोग होता है। TCP आपको पूरा वीडियो देगा, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं, अगर बीच में बात कट गई, लाइव स्ट्रीमिंग हो या वॉइस कॉल हो, तो वो आप तक नहीं पहुंचती है, बीच में ही गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रिंटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है जो उच्च गुणवत्ता वाले रंगीन प्रिंट निकालता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ये प्रिंट करते समय कागज पर कोई भौतिक प्रहार नहीं करते हैं, इसलिए वे बहुत शांत और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर हैं, जो टाइपराइटर की तरह कागज पर रिबन के माध्यम से प्रहार करके अक्षर छापते हैं और ये बहुत शोर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के रूप में SSD का बहुत उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पारंपरिक HDD की तुलना में SSD की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और ये फ्लैश मेमोरी नैंड फ्लैश का उपयोग करती है, जबकि इसकी गति HDD से कई गुना अधिक होती है। SSD में एक जो SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें HDD की तरह कोई मोटर या घूमने वाली डिस्क नहीं होती है। ये माइक्रोचिप्स पर डेटा स्टोर करती है, जैसे कि पेन ड्राइव। मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण ये बहुत तेज, हल्की, शांत और झटके सहने में अधिक सक्षम होती है।
अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में काम करते समय संपूर्ण दस्तावेज को एक साथ चुनने और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए क्रमशः किन शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल+A और कंट्रोल+J। कंट्रोल+A का उपयोग एमएस वर्ड और अन्य एप्लीकेशन में पूरे दस्तावेज या सभी सामग्री को एक साथ चुनने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+J का उपयोग टेक्स्ट को जस्टिफाई, अलाइनमेंट बाएं और दाएं दोनों किनारों से बराबर देने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+E का उपयोग टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए और कंट्रोल+R का उपयोग राइट अलाइनमेंट करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में यदि आप सेल A1 से लेकर A5 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना चाहते हैं, सम ज्ञात करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला बिल्कुल सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इक्वल टू सम A1 कॉलन A5। एमएस एक्सेल में किसी रेंज का योग करने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। रेंज को दर्शाने के लिए कॉलन का उपयोग किया जाता है। शुरुआती सेल और अंतिम सेल के बीच के सभी सेल्स को शामिल करता है जो, इसलिए सही फार्मूला इक्वल टू सम A1 कॉलन A5। कोई भी फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच सीधे संपर्क का प्रबंधन करता है और सिस्टम को संसाधनों को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कर्नेल। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, यानी कि कोर है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेशनों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य संभालता है। सेल यूजर इंटरफेस जो यूजर से कमांड लेता है और उसे कर्नेल को भेजता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषाओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक तो लो लेवल, दूसरी हाई लेवल। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की भाषाएं हैं जिन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर सीधे या कम अनुवाद के साथ समझ लेता है। बाइनरी 0 और 1 ये आपकी मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। पाइथन, जावा, C++, रूबी आदि हाई लेवल भाषाएं हैं जो मनुष्यों प्रोग्रामर के पढ़ने और समझने में आसान होती हैं और इन्हें चलाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। पाइथन इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज में आ रही है, AI में ज़्यादातर इसका ही यूज हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अंतर्गत मशीन लर्निंग की वह उपशाखा कौन सी है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से प्रेरित होकर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की कई परतों का उपयोग जटिल पैटर्न और डेटा सीखने के लिए करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है। ये मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके पर आधारित है और इसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसमें कई छिपी हुई परतें होती हैं। इसी तकनीकी का उपयोग आधुनिक वॉइस असिस्टेंट, फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोनोमस कारों में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में विशाल और असंरचित डेटा सेटों को वितरित वातावरण में स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किस ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अपाचे हडूप का। अपाचे हडूप बिग डेटा को संभालने के लिए सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। ये विशाल डेटा को कंप्यूटरों के क्लस्टर समूह में वितरित करके स्टोर और प्रोसेस करने की सुविधा देता है। ये बहुत ही स्केलेबल और लागत प्रभावी है, जिसका उपयोग गूगल, फेसबुक और याहू जैसी कंपनियां बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किसके द्वारा किया गया था, जिन्होंने बाद में पहली वेबसाइट और वेब ब्राउजर भी बनाया था? तो सही उत्तर है आपका टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सर्न CERN स्विट्जरलैंड में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। उन्होंने HTML वेब पेज बनाने की भाषा, HTTP डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल और URL वेब एड्रेस की रचना भी की। विंडसर्फ और बॉबकॉन को इंटरनेट का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में एंड्रॉयड का विकास मूल रूप से किस कंपनी द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 2005 में गूगल ने अधिग्रहित कर लिया? तो सही उत्तर है आपका एंड्रॉयड इंक।
एंड्रॉयड मूल रूप से एंड्रॉयड इंक नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसकी स्थापना 2003 में एंडी रूबिन और अन्य लोगों ने की थी। गूगल ने 2005 में इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दैनिक जीवन में एक वास्तविक अनुप्रयोग है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी कि एनएलपी का उपयोग करके चैट बॉट्स जैसे चैट जीपीटी द्वारा ग्राहकों को से संवाद करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स पर यूजर की पसंद के आधार पर फिल्मों की सिफारिश करना, मेडिकल इमेजिंग में ट्यूमर जैसी बीमारियों का अधिक सटीकता से पता लगाना। विकल्प डी सही है, क्योंकि दिए गए सभी उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग हैं। एआई सिस्टम ऐतिहासिक डेटा से सीखते हैं और पैटर्न को पहचान कर निर्णय लेने, भाषा समझने या भविष्यवाणियां करने में सक्षम होते हैं। ये आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की सबसे क्रांतिकारी शाखा है जो स्वास्थ्य, बैंकिंग, ई कॉमर्स और शिक्षा हर क्षेत्र को बदल रही है। अगला सेक्शन है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर आपको यूपी जीके से जुड़े हुए प्रश्न मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश समसामयिकी 2026 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको यूपी करंट अफेयर्स अलग से करवाने वाला हूं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, और जितना आपका पिछले 6 महीने का और 1 साल का करंट अफेयर्स होगा वो सब मैं आपको करवाऊंगा, तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के तहत प्रशिक्षण, भागीदारों के पंजीकरण और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कौशल सेतु पोर्टल का उद्देश्य प्रशिक्षण भागीदारों का ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी पंजीकरण सुनिश्चित करना है। कौशल सारथी पोर्टल छात्रों और नौकरी चाहने वालों के लिए जो जिलेवार प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा। डिजिटल मैपिंग के साथ ये राज्य में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण समसामयिक कदम है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो बी है। इसके तहत राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान किया गया है। साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए 30 लाख से 80 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से लगभग 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित थे। निम्नलिखित महाजनपदों और उनकी राजधानी का गलत युग्म चुनें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो डी है, चेदी का अहिक्षेत्र नहीं है। ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी जो वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अहिक्षेत्र उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, वर्तमान बरेली रामपुर क्षेत्र। वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती और सूरसेन की मथुरा राजधानियां बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक संस्कृति के संदर्भ में राई क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह फागुन माह में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध मयूर नृत्य है। राई बुंदेलखंड क्षेत्र, महोबा, झांसी, ललितपुर आदि का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे मुख्य रूप से बेड़िया समुदाय की महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों जैसे बसंत पंचमी, होली आदि पर किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकियां मोर की तरह भाव भंगिमाएं बनाती हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों और उनके आयोजन स्थलों का सही मिलान कीजिए। बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला, देवी पाटन मेला, शाकंभरी देवी मेला। तो ए का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, और ये सिर्फ आपके ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बटेश्वर मेला यह यमुना नदी के तट पर आगरा में लगता है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर तुलसीपुर में चैत्र नवरात्रि के दौरान लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके किनारे बसे शहरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, रामगंगा नदी कानपुर।
कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। रामगंगा के तट पर यह बसा नहीं है। रामगंगा नदी के तट पर बरेली और मुरादाबाद जैसे शहर बसे हैं। राप्ती नदी गोरखपुर से, गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से तथा सरयू नदी अयोध्या से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संदर्भ में भाबर और तराई क्षेत्र की विशेषताओं पर विचार कीजिए। भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में स्थित कंकड़ पत्थरों से युक्त पट्टी है, जहां कई छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। दूसरा है तराई क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में स्थित एक दलदली और नम क्षेत्र है, जहां लुप्त हुई नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं और यह क्षेत्र घने वनों व कृषि गन्ना धान के लिए जाना जाता है। तो सही उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। भाबर क्षेत्र हिमालय से उतरने वाली नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थरों और बजरी से बना है। इसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, जिससे छोटी नदियां इसमें छिप जाती हैं। कृषि के लिए यह अनुपयुक्त है। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र आता है। यहाँ पानी की फिर से सतह पर आ जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली हो जाता है और यह क्षेत्र साल के जंगलों और धान गन्ने की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों के संबंध में यूरेनियम और तांबा का भंडार मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबे के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। सोनभद्र कोयले सिंगरौली क्षेत्र के लिए, बांदा हीरे और बॉक्साइट के लिए तथा मिर्जापुर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, जो कि गलत है। अभी वर्तमान में 33% सीटें ही आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार राज्य की पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आरक्षण 1/3 है। हालांकि भारत के कई राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है, लेकिन यूपी में कानूनी रूप से 33% ही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में थारू जनजाति की विशेषताओं पर विचार कीजिए। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज में निवास करती है। थारू समाज दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है और इनका समाज मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक है। थारू लोग दीपावली के दिन अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें भोजन अर्पित करते हैं, इसलिए वे इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच नदियों को जोड़ने का समझौता हुआ है? तो सही उत्तर है आपका बी, मध्य प्रदेश। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। इससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त जिलों जैसे बांदा, महोबा, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर में सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान होगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित नहीं है। यह आपका लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI इज्जत नगर बरेली में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कृषि के संदर्भ में राज्य में अफीम की खेती मुख्य रूप से किन जिलों में की जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, गाजीपुर और बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती मुख्य रूप से बाराबंकी जिले में होती है। इसके अलावा गाजीपुर में अफीम की एकमात्र सरकारी फैक्ट्री स्थित है, जिसे ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। प्रतापगढ़ आंवले के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकी आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अधिक है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कथन एक सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत 382 से काफी अधिक है। गाजियाबाद का घनत्व सबसे अधिक है। यूपी की कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.3 और महिला साक्षरता दर 57.2% है। गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड के लोकगीत आल्हा का संबंध मुख्य रूप से किस रस या विषय से है, जिसे महोबा के दो वीर भाइयों की कहानियों पर गाया जाता है? तो ये वीर रस, वीरता और शौर्य की कहानी पर आधारित है। यह आल्हा और उदल महोबा के राजा परमार्थ देव के सेनापति की वीरता और युद्ध कौशल की कहानियों पर आधारित है। इसे विशेष रूप से मानसून वर्षा के दौरान ढोलक और मजीरे की गूंज के साथ जोश में गाया जाता है, ताकि लोगों में साहस का संचार हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यह एक्सप्रेसवे बलिया और वाराणसी जिलों से होकर गुजरता है, जो कि गलत है। लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर हैदरिया पर समाप्त होता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए सुल्तानपुर जिले में इस पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के संदर्भ में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा और 1/12 स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, जहां विधान परिषद उच्च सदन में 100 सीटें हैं। अनुच्छेद 171(3) के अनुसार इसके चुनाव का तरीका अप्रत्यक्ष है। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा यानी कि नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 राज्य में रहने वाले 3 साल पुराने स्नातकों द्वारा और 1/12 शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, और शेष 1/6 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज क्षेत्र के क्षेत्र सेवा के क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा है और जिसने इसे आधुनिक पहचान दिलाई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ घराना, वाजिद अली शाह का दरबार। कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। शब्द कथक कथा से बना है। यद्यपि कथक के जयपुर और बनारस घराने भी हैं, लेकिन अवध लखनऊ घराना के नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक अपने चरम पर पहुंचा। लखनऊ घराना जो है वो भाव, अभिनय और नजाकत के लिए जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज इसी घराने के प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस डिफेंस कॉरिडोर के 6 प्रमुख नोड्स में शामिल नहीं है? तो वो जिला है प्रयागराज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। प्रयागराज इसमें शामिल नहीं है। और एक और 7वां नोड्स जो उन्नाव है वो प्रस्तावित है, अभी ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ है। उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जा चुका है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पहले प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था और यह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह क्षेत्र दलदली हिरण और बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा चंदौली में है, यूपी का पहला अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय चंबल घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये रहा आज का आपका मॉक टेस्ट। मैं आपको डीआई के प्रश्न नहीं करवाता हूं, क्योंकि वो कैलकुलेशन की चीज है और स्क्रीन पर आपको ऐसे करवा पाना थोड़ा कठिन होगा और आपको समझ में भी ना आए। तो डीआई की प्रैक्टिस आप करते रहिए। कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए जो आपको डीआई अच्छे से समझाता हो, करवाता हो, और बाकी सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको लगातार करवाता रहूंगा। पेड ग्रुप में 5 मॉक टेस्ट अलग से दिए जा चुके हैं, जो बाकायदा आपके डीआई के साथ हैं, और बाकी ये सारी जितने भी मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूं आपके एग्जाम तक,
वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो तकरीबन 10 से 12 और आपको संभवतः मैं मॉक टेस्ट करवा दूं, या हो सकता है और भी करवा पाऊं। तो जैसा आपको कंटेंट उपलब्ध कराने का समय और संयोजन बनेगा, उसी प्रकार से मैं निरंतर आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाता रहूंगा। आज का जो मॉक टेस्ट है वो आपका मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। सिर्फ कठिन प्रश्नों की तैयारी मत करिए, आसान प्रश्नों का भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। जब पेपर आसान आ जाता है और कठिन तैयारी करने वाला बच्चा पीछे छूट जाता है, यही धोखा यूपीएसआई वाली में हुआ है। बहुत सारे लगातार कठिन प्रश्नों की तैयारी करते रह गए और आसान चीज़ों से दूर हो गए। तो जो आसान चीज़ें हैं उनको पहले कवर करिए, बाकी चीज़ें बाद में आपकी होती रहेंगी। रही बात आज की इस सेशन के पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जुड़ने के लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करिए। आपको हम क्विक रिवीजन थ्योरी नोट्स, जिन्हें आप आसानी से 10-12 दिन में 2 बार कम से कम रिवाइज कर लेंगे, वन लाइनर्स होंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और आपके पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट तो हम आपको लगातार प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करिए और हम आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।